हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, हमने पहले विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे। हमने द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। अब हम आगे द्विध्रुव आघूर्ण के उसके निरक्ष स्थिति पर या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो देखते हैं। मान लो कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। मान लो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। इसकी मध्य की दूरी दोस्तों 2a है। इसके मध्य की दूरी 2 है। तो हम इसकी अब निरक्ष स्थिति पर जो द्विध्रुव, मान लो यहाँ से बिंदु R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो इस स्थिति पर इसके कारण तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र मान लो इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में होगा, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों वो इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। हम परिणामी विद्युत क्षेत्र लेते हैं तो दोस्तों यदि दोस्तों हम परिणामी विद्युत क्षेत्र लेते हैं तो दोस्तों कैसे होगा। तो हम इसकी इस तरफ यानी कि इस तरफ विद्युत क्षेत्र लेते हैं दोस्तों। मान लो यहाँ थीटा कोण बन रहा है। तो इस स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं कि तो दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण व माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणाम लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर का परिणाम लेते हैं। मान लो कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दोस्तों ये प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों 1/4 पाई इप्सिलॉन दोस्तों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। और माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों, यह माइनस क्यू आवेश के कारण दोस्तों 1/4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ परिणाम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों हमने यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ P बिंदु पर कितनी कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है दोस्तों। तो हम कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए प्लस के कारण आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो दोस्तों हमें कुल विद्युत क्षेत्र दोस्तों माइनस यानी कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों उसकी दिशा इधर की तरफ है। तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा दोस्तों इधर है। तो ये ऊपरी दिशा में है, इसलिए माइनस प्लस के कारण क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और माइनस के क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र दोस्तों। और यहाँ पर cos थीटा आएगा दोस्तों। और P8 दोस्तों में P है इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सदिश क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सदिश क्षेत्र में जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो मान है वो है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण जो क्षेत्र है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान रख देते हैं। तो दोस्तों रखते हैं इसका मान यहाँ माइनस का इस प्लस के कारण दोस्तों 1/4 प्लस दोस्तों यहाँ पर क्यू आवेश आएगा दोस्तों। यहाँ पर भी क्यू आएगा दोस्तों। सॉरी क्यू प्लस 1/r² प्लस
प्लस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोस्तों। अब यदि दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो क्या परिणाम होता है दोस्तों? यदि हम इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 2q 1 अपॉन 4 बाई इप्सिलॉन और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी कोस थीटा कोस थीटा, अब दोस्तों कोस थीटा मान रखते हैं दोस्तों। कोस थीटा दोस्तों कैसे निकलेगा? कोस थीटा दोस्तों कोस थीटा मान निकाल दे दोस्तों। यहाँ पर जो ये आधार है दोस्तों, इसकी यहाँ की दूरी मान है टू पूरी 2 है, तो इसकी आधी ए हो जाएगी और ये दोस्तों ये दूसरी आर है, तो इसकी ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये दूरी दोस्तों तो कोस थीटा मतलब होता है दोस्तों आधार बटा कारण। तो दोस्तों आधार बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मान वहाँ रख देते हैं कोस थीटा का, तो -2q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ए स्क्वायर अंडररूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आगे सोल्व करते हैं, तो दोस्तों इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं, इधर बोर्ड छोटा है इसलिए दोस्तों। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं आगे। तो दोस्तों e बराबर -2q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा और इसकी घात जो है वो जुड़ जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन की घात ए बटा 3 हो जाएगी दोस्तों। ए बटा 3 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं जो ए है वो बहुत बड़ा है इससे ए से, तो दोस्तों इसको हम नगण्य मान लेते हैं। एक को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं, यानी 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यदि इसका मान या 0 रखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों इसके बराबर 0 के बराबर मान लो, ये 0 के बराबर है, तो 2qa 4 पाई इप्सिलॉन, यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, इसकी घात कट जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? r³ हो जाएगा दोस्तों। ये इसकी यानी कि इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा और इससे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r³ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये यहाँ पर इतना ना, तो दोस्तों इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 2a हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा और 3 घात बच जाएगी दोस्तों। तो यहाँ 3 घात है दोस्तों। हम जानते हैं कि द्विविध आघूर्ण बराबर होता है 2a² होता है दोस्तों, ये होता है। तो इसके जो 2 -2 है, तो इसके बराबर इसको p लग सकते हैं दोस्तों, तो p अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन और r³
तो दोस्तों ये जो निरक्षीय स्थिति पर है विद्युत विद्युत क्षेत्र का जो परिणाम है वो ये होता है दोस्तों। जो विद्युत क्षेत्र का परिणाम है वो दोस्तों ये दोस्तों परिणाम है। यदि हम ऐसे याद रहे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। यदि परिणाम याद नहीं करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। तो दोस्तों ये था द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र होता। अब दोस्तों पहले भी हम निरक्षीय और अक्षीय जो स्थिति पर उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन करते हैं। अब दोस्तों जो देते हैं जो अच्छी स्थिति होती है उसका बराबर 2 गुना जो निरक्षीय स्थिति होती है उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है, उसका 2 गुना होता है। यानी कि दोस्तों ये इसका मान क्या होगा 2p 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन r स्क्वायर। तो दोस्तों इसके बराबर होगा। तो अब आगे देखते हैं दोस्त, अब आगे पढ़ते हैं दोस्त। अब जो एकसमान विद्युत क्षेत्र है उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं तो उस पर जो बल लगता है दोस्तों वो किस प्रकार का बल होता है। तो देखते हैं। मान लो ये एकसमान विद्युत क्षेत्र में मान लो ये, तो दोस्तों यहाँ पर लगते हैं ना, फिर बोर्ड छोटा पड़ेगा। मान लो एकसमान विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। क्या है एकसमान विद्युत क्षेत्र है। हमने पहले पढ़ा था कि एकसमान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। तो ये एकसमान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखा है दोस्तों। ये द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, यहाँ पर प्लस आवेश है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का क्यों आवेश। इसकी कुल दूरी दोस्तों 2 है। तो दोस्तों इस पर जो बल लगता है तो उसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों। प्लस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो तो इधर लगेगा, यानी जो इधर बल लगेगा वो होता है दोस्तों 2E और E। मान लो विद्युत क्षेत्र E है और जो इसके कारण जो बल लगेगा दोस्तों वो तो इधर लगेगा, जो इस पर बल लगेगा वो होता है माइनस का 2। ये हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो इस पर बल लगेगा दोस्तों तो ये बल तो इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा, तो दोस्तों ये इधर घूम जाएगा, तो ये बलाघूर्ण की तरह काम करेगा, जो बलाघूर्ण काम करेगा। तो दोस्तों इस बलाघूर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ की दोनों बलों के मध्य की दूरी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक लंब डालते, मान लो दोस्तों यहाँ पर कोई कोण थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोण थीटा है, तो जो यहाँ पर ये दूरी होगी वो क्या होगी 2a sin थीटा हो जाएगी दोस्तों। 2a sin थीटा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये दूरी 2a sin थीटा हो जाएगी, 2a sin थीटा हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों इस पर जो बल लगता है वो हम जानते हैं कि बलाघूर्ण का सूत्र होता है, वो होता है दोस्तों इसमें द्विध्रुव आघूर्ण तो दोस्तों हम जानते हैं पहले से। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तो हम
Q2A बराबर ये होता है। अब इस पे जो बल लग रहा है उसका मान याद करते हैं। तो दोस्तों बल के लिए हमें क्या चाहिए, तो बल के लिए हमें उनके मध्य दूरी तो हमें याद कर ली 2A sin थीटा, और इन पे जो एक परिणामी बल लगता है उसका इनटू जो होता है वही तो द्विगुणा बला आडून का सूत्र होता है दोस्तों एनी एट बल का परिणाम इनटू बलों के मध्य की दूरी। तो दोस्तों ए बल का परिणाम, तो दोस्तों हमें ए बल का परिणाम दोस्तों यहाँ से लेते हैं। तो इसका बल का परिणाम तो क्यू ए इंटू इनके मध्य दोस्तों दूसरी क्या थी 2A sin थीटा, 2A sin थीटा। यदि दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2E 2A sin थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो द्विध्रुवानुपात होता है जो 2A होता है, तो इसके बराबर दोस्तों हम P लिख सकते हैं। तो P E sin थीटा। तो दोस्तों ये जो इन पर बल आघूर्ण लग रहा है उसका सूत्र आ गया दोस्तों। इसको हम ताव से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अधिकतम, और दोस्तों ये बल कब अधिकतम होगा दोस्तों, यदि मैं इस थीटा का मान 0 रख देता हूँ दोस्तों, यानी कि इसके जो इसके समांतर रख देते हैं। तो यदि थीटा का मान 0 रखते हैं तो इसके 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि जो यदि विद्युत क्षेत्र जो समांतर रखा है यदि द्विध्रुवानुपात, तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा दोस्तों। यदि थीटा का मान 90 डिग्री यानी कि लंबवत जो विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत कर देता हूँ दोस्तों, इसको ऐसे कर देते हैं। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों इस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो अधिकतम होगा दोस्तों, ये अधिकतम बल आघूर्ण है। तो इस प्रकार हम एक समान जो विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी द्विध्रुवानुपात है उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसका सूत्र इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। हम अब आगे जो अगली क्लास होगी उसमें जो गाउस से रिलेटेड जो प्रमेय है उससे जो संबंध नियमी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये फर्स्ट चैप्टर था तो आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।